पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विक्रम अपने कमरे में चला जाता है। ये कैसा एहसास था, कैसा जादू है जो मैं उनकी तरफ खींचा चला जाता हूँ। क्यों नहीं रोक पाता मैं खुद को, क्यों उनकी तकलीफ़ मुझे तकलीफ़ देती है, क्यों उनकी बेचैनी मुझे बेचैन कर देती है। आखिर ऐसा कौन सा रिश्ता है हमारे बीच। दिन बीत रहे थे। अनिका को ऑफिस जाते हुए पूरे 2 महीने हो गए थे। इन 2 महीनों में अनिका ने बहुत अच्छी तरह से काम सीख लिया था और संभाल भी लिया था। हर कोई ऑफिस में अनिका से खुश था, सिवाय सोनिया और उसके 2 सहेलियों के। ये सब विक्रम के ऑफिस में ही काम करते थे। इन 2 महीनों में विक्रम और अनिका एक दूसरे के और भी करीब हो गए थे। अनिका तो अपनी फीलिंग जानती थी, इसलिए वो विक्रम के साथ बहुत खुश थी। लेकिन विक्रम अब भी नहीं समझ पाया था। हाँ, पर वो अनिका के साथ खुलने लगा था, समझने लगा था उसको और अनिका विक्रम को। जो बातें वो किसी से नहीं कहता था, वो आसानी से अनिका से कह देता था। अब तो वो अपनी पत्नी के साथ बिताए पल भी अनिका के साथ साझा करता था, जिसे अनिका खुशी खुशी सुनती थी। विक्रम के चेहरे की खुशी देखकर अनिका को बहुत ही खुशी होती थी। दूसरी तरफ रंजीत दिन ब दिन चिड़चिड़ा और गुस्सैल होता जा रहा था। खुद को बहुत ही बेबस और लाचार महसूस करने लगा था। अनिका को गए 3 महीने हो गए थे और रंजीत के ठीक होने में अभी भी 4 महीने बाकी थे। अनिका के बारे में सोच सोच कर दिमाग खराब कर लिया था उसने। हर पल उसके दिमाग में बस गलत विचार घूमते रहते थे। तो वहीं कोई था जो अनिका को ज़रूरत से ज़्यादा चाहने लगा था, जिसकी सांसों में बस गई थी अनिका, और वो था विशाल। अपनी एक तरफा मोहब्बत में भी वो बहुत खुश था। रातों को अपने मोबाइल में खींची अनिका की फ़ोटो से बातें किया करता था। जो बातें वो अनिका के सामने नहीं कह पाता, वो फ़ोटो से कहता। लेकिन अनिका कभी उसकी फीलिंग समझ ही नहीं पाई। वो बस एक अच्छे दोस्त की तरह उससे बात करती थी। 2 महीने के बाद आज विक्रम, अनिका और विशाल, यहाँ तक कि सारा ऑफिस बहुत खुश था। खुशी इस बात की थी कि एक बहुत बड़ी डील साइन की थी विक्रम और विशाल ने। सब लोग बाहर पार्टी एंजॉय कर रहे थे। विक्रम, विशाल और अनिका विक्रम के कैबिन में बैठे थे। तभी सोनिया अंदर ही अंदर जल रही थी। अचानक विशाल का मोबाइल बजता है। वो फ़ोन उठाता है। हेलो जी माँ। बेटा तू जल्दी घर आ जा, तेरी दादी तुझे बहुत याद कर रही है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। विशाल एकदम से परेशान हो जाता है। वो खड़े होते हुए, आप परेशान मत होइए माँ, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके। विक्रम और अनिका भी खड़े होते हैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है? विशाल ने कहा, पता नहीं यार, दादी की तबीयत खराब है, माँ ने जल्दी घर बुलाया है। दरअसल विशाल यहाँ अकेला रहता था और उसकी फैमिली उसके गांव में। विक्रम ने कहा, ये तो परेशानी वाली बात है, मैं चलूँ क्या तेरे साथ? विशाल ने कहा, नहीं नहीं, तो यहाँ सब कुछ संभाल, अभी अभी डील साइन हुई है, काम भी देखना है। अनिका ने विशाल से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा उन्हें, आप भी ध्यान से जाना और पहुंचकर फ़ोन कर देना। विशाल हल्का सा मुस्कुराकर, ज़रूर, अब मैं चलता हूँ। विक्रम ने कहा, रुक, मैं भी आता हूँ एयरपोर्ट तक। विशाल और विक्रम दोनों निकल जाते हैं। बस रह जाती है अनिका। वो फाइल उठाकर विक्रम के कैबिन से निकलकर अपने कैबिन जा रही थी। वो बाहर जाती है तो सामने से आ रही सोनिया जानबूझकर उससे टकरा जाती है। ओह सॉरी सॉरी, अनिका कहती है। सोनिया ने कहा, देख कर नहीं चल सकती, अंधी हो क्या? अनिका ने कहा, जुबान संभाल कर बात करो, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। सीनियर?
हाँ हाँ पता है, तुम कैसे सीनियर बनी हो, अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसों को। अनीका ने गुस्से में कहा। तुम जैसों को मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? सोनिया की दो सहेलियाँ भी उसके पास चली आती है। पूरा स्टाफ उन्हें देखने लगता है। सोनिया ने कहा, ओह कम ऑन, इतनी भी भोली नहीं हो तुम जितना बन रही हो। यहाँ सब जानते हैं कि तुम कैसे ये जॉब हासिल की हो। जो विक्रम सर किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, वो तुम्हें अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देते। भाई ऐसी भी क्या बात है तुम में? दूसरी लड़की ने कहा, सुना है तुम विक्रम सर के घर पर ही रहती हो। सबकी निगाहें अनीका की तरफ थी। सोनिया ने कहा, अरे वो तो छोड़ो, कैबिन में क्या क्या होता है ये सब भी पता है हमें। अनीका ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? सोनिया, कभी विक्रम सर के कैबिन में तो कभी विशाल सर के कैबिन में, तुम तो दोनों को ही नचा रही हो। दूसरी लड़की बोलती है, अरे किसी एक को तो हमारे लिए छोड़ दो। ये बोलकर वो तीनों हंसने लगती है। और क्या, विक्रम सर की गाड़ी में ही जाना, उनकी गाड़ी में ही आना, हम भी तो यहाँ काम करते हैं भाई, ये फैसिलिटी हमें तो कभी नहीं मिली। सोनिया ने कहा, फैसिलिटी लेने के लिए फैसिलिटी देनी भी पड़ती है, जो आजकल ये अनीका दे रही है। वो आगे बोलती है, यहाँ पर विक्रम सर के कैबिन में तो कभी विशाल सर के कैबिन में, घर पर भी उनके कमरे में ही रहती होगी तुम। अनीका कुछ बोल नहीं पाती। बोलो ना, जैसे यहाँ कभी विक्रम सर के कैबिन में तो कभी विशाल सर के कैबिन में, ऐसे ही घर पर करती हो क्या तुम? एक रात विक्रम सर के साथ तो एक रात विशाल सर के साथ। ये बोलते ही अनीका एक थप्पड़ खींच कर मारती है उसको। अपनी हद में रहो तुम, समझी? सोनिया अपने मुंह पर हाथ रखकर, हद में रहने वाली बात कौन कर रहा है, जो आज पता नहीं कितनों के साथ अपनी हदें पार कर चुकी हो, और ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, देख लेना तुम। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसकी दोनों चमचियाँ भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। अनीका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने कैबिन में चली जाती है। सोनिया की बातें उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अपने बारे में ये सुनकर उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। अब उसके दिमाग में ये बातें बैठ गई थी कि ऑफिस में सब उसके बारे में ऐसा ही सोचते होंगे। पूरा दिन अपने कैबिन से बाहर नहीं निकलती। विक्रम को गए काफ़ी वक्त हो गया था। जब उसे लगता है कि विक्रम आने वाला होगा तो वो वॉशरूम जाकर अपना चेहरा धोती है, कहीं विक्रम को पता न चल जाए। उसके साथ विक्रम का भी अपमान किया था सोनिया ने। वो नहीं चाहती थी कि विक्रम को कुछ भी पता चले। कुछ समय के बाद विक्रम आता है और सीधा अपने कैबिन में जाता है। घर जाने का भी वक्त हो गया था। अनीका इसी समय रोज़ उसके कैबिन में जाकर बोलती थी, घर चलिए, पर आज अनीका नहीं आई। सारा स्टाफ भी लगभग जा चुका था। जब अनीका नहीं आई तो विक्रम खुद ही उसके कैबिन में जाता है। जाकर देखता है कि अनीका अभी भी काम कर रही है। घर नहीं जाना है क्या? अनीका नज़र उठाकर देखती है। विक्रम को उसकी आंखों में हल्की सी लाली नज़र आती है। अनीका आंखें नीचे करके, आप चलिए, मैं बस अभी आई, जल्दी आइएगा, ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। अनीका भी खुद को समेटकर उसके पीछे जाती है और बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ जाती है। आज विक्रम भी चुपचाप था। दोनों मन ही मन ये सोच लेते हैं कि विशाल की दादी का सुनकर परेशान है। दूसरी तरफ विशाल रह रहकर अनीका को याद कर रहा था। ये इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। अपनी जेब से फ़ोन निकालकर वो अनीका की फ़ोटो देखने लगता है। मन ही मन, अब बस यहाँ से जाते ही मैं सबसे पहले तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा। ये सोचकर वो फ़ोन अपने सीने से लगा लेता है। यहाँ विक्रम और अनीका घर पहुँचते हैं। अनीका ने मन में, इनसे तो बच गई मैं,
लेकिन माँ देखते ही समझ जाएगी। मुझे खुद को मजबूत करना होगा। वो दोनों अंदर जाते हैं तो सामने सुनीता जी और उनकी एक दूर की बहन और उस बहन की भतीजी बैठे नजर आते हैं। विक्रम अंदर आकर, नमस्ते मौसी जी, कैसी है आप? वो उनके पास बैठते हुए बोलता है। विक्रम की मौसी को ज़रूरत से ज़्यादा ही चालाक और तेज तरार है, मुँह से मीठी और मन में बैर। अच्छी हूँ बेटा। और उनकी भतीजी जानवी, जिसने ज़रूरत से ज़्यादा ही छोटे कपड़े पहन रखे थे, वो विक्रम की तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, हाय विक्रम, तुम तो मुझे बिल्कुल ही याद नहीं करते। ये तो गलत बात है। विक्रम ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बस टाइम नहीं मिलता। फिर उन दोनों की नज़र अनीका पर जाती है। ये कौन है सुनीता? ये मेरी सहेली की बेटी है। विक्रम के ऑफिस में ही जॉब करती है, हमारे यहाँ ही रहती है। अनीका उनको हाथ जोड़कर नमस्ते करती है, अपने कमरे में चली जाती है। विक्रम की नज़रें उसका पीछा करती है और जानवी की नज़रें विक्रम की नज़रों का। विक्रम भी अपने कमरे में चला जाता है। दरअसल विक्रम की मौसी और जानवी, इनको सिर्फ विक्रम की दौलत से मतलब था। ये दोनों बस यही चाहते थे कि किसी भी तरह विक्रम की शादी जानवी से हो जाए। विक्रम की जायदाद पर ऐश करेंगी। कुछ समय के बाद सब खाना खाने के लिए आते हैं। अनीका का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर वो किसी के सामने तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप बाहर आ गई। जानवी बिल्कुल विक्रम के पास वाली चेयर पर बैठी थी। वो इतरा इतरा कर विक्रम से बातें कर रही थी कि किसी तरीके से विक्रम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, पर विक्रम उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। वेद और अनीका पास पास बैठे थे। वेद अनीका के साथ कितना घुल मिल गया है, ये देखकर मौसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो खाते वक्त जानबूझकर विक्रम की शादी की बात छेड़ती है। विक्रम, तुम्हें भी अब शादी कर लेनी चाहिए। आखिर कब तक तुम यूं ही अकेले और तन्हा रहोगे? जीवन साथी की ज़रूरत तो सबको होती है। विक्रम और अनीका दोनों के ही हाथ रुक जाते हैं। विक्रम अपनी मौसी को देखकर, किसने कहा कि मैं तन्हा या अकेला हूँ? मेरी अनीका की यादें हैं मेरे पास, जीने के लिए उतना ही बहुत है मेरे लिए। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। ये बोलकर वो अपना खाना खाने लगता है। कुछ समय के बाद सब लोग सोफे पर बैठे थे। अनीका बाहर गार्डन में टहल रही थी। विक्रम नीचे आता है। अनीका को वहाँ न पाकर, माँ वो कहाँ है? बाहर गार्डन में है। विक्रम वहीं चला जाता है। विक्रम का अनीका के पास जाना वो दोनों ही बर्दाश्त नहीं कर पाते। हालांकि विक्रम अनीका के पास सिर्फ काम की बात करने गया था। कुछ समय के बाद वो दोनों अंदर आते हैं और वहीं सोफे पर बैठकर फाइल में घुस जाते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब ही बैठे थे। काम खत्म करके विक्रम अपने कमरे में चला जाता है। जानवी की तरफ तो वो ध्यान भी नहीं देता। बाकी सब भी सोने चले जाते हैं। कुछ समय के बाद वेद के कमरे से अनीका बाहर आती है और सीढ़ियों से नीचे आ रही थी कि बीच में ही उसे जानवी और विक्रम की मौसी मिल जाते हैं। विक्रम की मौसी, कहाँ से आ रही हो? जी वो वेद के कमरे से। उसको आदत है, जब तक मेरे साथ खेल नहीं लेता वो सोता नहीं है। मौसी ने कहा, अच्छा लगा ये जानकर कि तुम एक माँ की तरह वेद का ख्याल रख रही हो। अनीका हल्का सा मुस्कुरा देती है। क्या विक्रम का भी ख्याल रखती हो उसकी पत्नी बनकर? अनीका हैरानी से उनकी तरफ देखती है। ऐसे क्या देख रही हो? गलत क्या कहा मैंने? जब एक माँ बन सकती हो तो पत्नी क्यों नहीं? जानवी ने कहा, अब पता चला विक्रम को शादी की ज़रूरत क्यों महसूस नहीं होती। अरे जब बिना शादी किए ही पत्नी का सुख मिल रहा हो तो क्या ज़रूरत है उसे शादी करने की? अनीका ने कहा, देखिए आप गलत समझ रही हैं। मौसी ने कहा, हम तो सब सही समझ रहे हैं। अरे दोनों कमरों में अंतर ही कितना है।
पहले माँ की भूमिका निभाई, फिर पत्नी की। ऐसे तुम्हारी तो। अनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जानवी ने कहा, क्या हुआ? सच सुना नहीं जा रहा? देखो देखो, इसके आंसू तो देखो। अरे तुम गलत काम करो और हम गलत बोल भी नहीं सकते। मौसी अनिका की बाजू को पकड़कर अपनी तरफ करती है और बेहद गुस्से से बोलती है, अगर जरा सा भी मान सम्मान बचा हो तो कल सुबह यहाँ नजर मत आना, समझी? इसके बाद वो उसको धक्का देती है, जिससे अनिका संभल नहीं पाती और वो गिरने ही वाली होती है कि विक्रम उसको थाम लेता है। अनिका की आंखों से आंसू छलककर विक्रम के हाथों पर गिर जाते हैं, जो काफी थे विक्रम के दिल में आग लगाने को। अनिका को पकड़कर बेहद गुस्से से विक्रम उन दोनों को देखता है। उसके गुस्से भरी आंखों को देखकर वो दोनों ही डर जाती हैं। विक्रम उन पर गरजता है, ये क्या तरीका है और कितनी बेहुदा बातें कर रही है आप दोनों। विक्रम की आवाज़ सुनकर सुनीता जी और बेबी भी बाहर आ जाती है। दरअसल विक्रम पानी लेने किचन में गया था और ये बात किसी को पता नहीं थी। विक्रम की मौसी उल्टा विक्रम को सुनाते हुए बोली, हाँ तो क्या गलत कहा हमने? किस रिश्ते से ये यहाँ पर रह रही है? किस हक से वेद के इतना करीब जा रही है? विक्रम ने कहा, ये जानने वाली आप कौन होती है? इनका इस घर से क्या रिश्ता है क्या नहीं, इससे आप दोनों को क्या? वाह बेटा वाह, एक मामूली सी लड़की के लिए अपनी मौसी से जुबान लड़ा रहे हो। आखिर लगती क्या है तेरी? और फिर क्या गलत कहा मैंने? ये आसपास रहती है तभी तो तुम्हें शादी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। सुनीता जी ये सुनकर हैरान रह जाती है, चिल्लाती है, ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं, ये लड़की जब तक विक्रम के आसपास रहेगी ये कभी शादी नहीं करेगा। अरे ऐसी लड़कियाँ तो होती ही ऐसी है, ज़रूर इसकी नज़र विक्रम की दौलत पर होगी, तभी तो इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी यहीं खड़ी है। इसकी जगह कोई और होता तो कब का डूब मरता। विक्रम चिल्लाता है, चुप कीजिए, बकवास बंद कीजिए अपनी, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मुझसे बड़ी है। अनिका के आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे, पहले ऑफिस में और अब यहाँ पर। हमें चुप करवाने से क्या होगा? आज तो बस हम बोले हैं, कल को पूरी दुनिया बोलेगी। किस किस को चुप करवाओगे? फिर वो अनिका के पास जाकर, अरे ये विक्रम तो मर्द है, मर्दों का तो काम ही यही होता है, पर तुम एक लड़की होकर ये सब करती हो, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी इज्जत उतारते हुए? अनिका अपने कानों पर हाथ रख लेती है। विक्रम भी उनकी बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है। चलो मान लेते हैं कि तुम सही हो, पर कौन मानेगा? कौन यकीन करेगा तुम्हारा? कौन अपनाएगा तुम्हें? अरे तुम ज़्यादा दूर मत जाओ, ये विक्रम से पूछ लो, क्या ये तुम्हें अपनाएगा, थामेगा तुम्हारा हाथ? अनिका अपनी नज़रें ऊपर नहीं करती, नहीं थामेगा, ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो, तभी तो चुपचाप खड़ी हो। जानवी ने कहा, कैसी बेशर्म लड़की हो तुम, इतना कुछ हो गया अब भी यहीं खड़ी हो, मैं होती तो कब की चली जाती। ये सुनकर अनिका अपने कदम पीछे लेने लगती है। सुनीता जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनिका एक एक कदम पीछे लेती हुई बाहर की तरफ जाने लगती है कि तभी पीछे से आकर विक्रम उसका हाथ पकड़ लेता है। अनिका एक नज़र उसकी तरफ देखती है, आंखें लाल हो गई थी उसकी, आंसू अभी भी गिर रहे थे जो सीधा विक्रम के दिल पर लग रहे थे। विक्रम ने पूछा, कहाँ जा रही हो? इनकी बातों का जवाब दिए बिना अनिका सिर हिलाकर मना करती है। विक्रम उसका हाथ नहीं छोड़ता, बल्कि खींचकर उसको अंदर लेकर आता है। फिर अपनी मौसी और जानवी की तरफ देखकर, वैसे तो मैं ऐसे गिरे हुए और छोटी सोच वाले लोगों की बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, पर बात यहाँ आपकी है, आपके मान सम्मान की है, आप पर उठी उंगली की है कि जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता।
सब विक्रम को हैरानी से देख रहे थे। विक्रम ने आगे कहा, अरे ये गिरे हुए लोग, मेरा और आपका रिश्ता कितना पाक है। आपके और वेद के बीच का क्या रिश्ता है, कभी नहीं समझेंगे, इसलिए इनको जवाब देना जरूरी है। अनिका उसकी आंखों में देखती है, जैसे पूछ रही हो कि कैसे। विक्रम ने कहा, मैं अभी आया, आप यहीं रुकना। ये बोलकर वो अपने कमरे में जाता है और झट से वापस आता है। फिर अपनी मौसी की तरफ देखकर, हाँ तो क्या कहा था आपने कि कौन अपनाएगा इन्हें, तो इसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अनिका नज़रें झुकाकर खड़ी थी। विक्रम ने कहा, मेरी तरफ देखिए। अनिका अपनी नज़रें ऊपर नहीं करती। विक्रम अपने हाथों से उसका चेहरा ऊपर कर देता है, फिर अपनी जेब से कुछ निकालता है। अनिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और बाकी सबकी भी। फिर अपनी मौसी की तरफ देखकर, ये मेरी पत्नी का मंगलसूत्र है, मेरे लिए इससे ज़्यादा पवित्र चीज़ और कोई नहीं है। ये बोलकर विक्रम अनिका के गले में मंगलसूत्र पहनाते वक्त, और ये मंगलसूत्र इस बात का सबूत है कि ये कितनी पवित्र है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि विक्रम ऐसा भी कर सकता है। विक्रम फिर मौसी की तरफ देखकर, क्या कहा था आपने कि कौन अपनाएगा इन्हें, तो सुनिए, मैं अपनाता हूँ इन्हें अपनी पत्नी के रूप में, और मेरी पत्नी पर कोई उंगली उठाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये सब किया है। कल सुबह तैयार रहना, आप दोनों कोर्ट चलना है। आखिर कानूनी तौर पर भी तो पत्नी बनाना है ना। और हाँ, गवाह आप दोनों ही होंगी।